गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नियो डार्विनिज्म का जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले पार्ट में हमने आपको ये बताया था कि व्हाट इज नियो डार्विनिज्म, यानी नव डार्विनवाद क्या है, जिसे हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और हमने कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स बताए थे जिनमें कि हम नियो डार्विनिज्म को पढ़ते हैं। इसके अलावा हमने आपको ये बताया था कि जो विकासवाद है, जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया है, उसकी जो एक बेसिक यूनिट होती है, मौलिक इकाई होती है, वो होती है पॉपुलेशन, समष्टि। और इस पॉपुलेशन की बायोलॉजी के हिसाब से या पॉपुलेशन जेनेटिक्स के हिसाब से क्या परिभाषा है वो भी हमने पढ़ी थी। तो नियो डार्विनिज्म के जो कुछ मुख्य चरण हैं, जो पॉस्टुलेट्स हैं जिसमें हम पढ़ते हैं, उसमें हमने आपको बताया था वेरिएबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। क्योंकि जो डार्विन का सिद्धांत जब आया था तो मेन ऑब्जेक्शन, मुख्य आक्षेप ही यही था कि डार्विन जिन वेरिएशन या जिन प्राणीगत भिन्नताओं की बात करते हैं वो भिन्नताएं आती कहाँ से। और जाहिर सी बात है कि फिर इसको जब मेंडल की थ्योरी आई तो ये एक्सप्लेन हुआ कि आखिर वो भिन्नताएं आती कहाँ से। तो आज हम उसी से शुरुआत करेंगे कि नियो डार्विन का जो पहला पॉइंट है वो है कि देयर इज वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, है ना। तो वेरिएशन या जो रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन की क्रिया इसको मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, जो आमतौर पर बिना किसी म्यूटेशन, बिना किसी क्रोमोसोमल एबरेशन, बिना किसी उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय विवर्तन के कारण होता है। ये आमतौर पर ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से कि पॉपुलेशन में वेरिएशन आता है। और इसकी वजह ये होती है कि जब गैमेट्स का निर्माण हो रहा होता है, युग्मज का निर्माण हो रहा होता है, तो युग्मज के निर्माण के दौरान आपने देखा था कि मियोसिस की क्रिया होती है, जिसके द्वारा कि दो हैप्लॉइड गैमेट्स के निर्माण होते हैं, अगुणित युग्मजों का निर्माण होता है। उस दौरान आपने देखा था कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है कि उसमें क्या होते हैं कि जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स का जो पेयर है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, सेकंड पेयर है, तो उनके बीच क्या होता है, वो आपस में पहले एक साथ जुड़ जाते हैं, सिनेप्स बनाते हैं, और उसके बाद क्या होता है फिर अलग होते हैं। तो अलग होने में क्या होता है, थोड़ा सा इनका जो क्रोमोसोम के जो पार्ट्स हैं ना वो एक्सचेंज होते हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर की क्रिया। ये आप सारे जानते हो। तो इस क्रॉसिंग ओवर की क्रिया की वजह से क्या होता है कि जो जीन्स का एक्सचेंज होता है, कि एक इंडिविजुअल के जो जीन्स थे वो दूसरे इंडिविजुअल के जीनों के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। ये मैंने एक्चुअली सेकंड ईयर में आपको हमने पढ़ाया है कि रिकॉम्बिनेशन किस प्रकार से वेरिएशन लाता है। और ये उसी तरह से है जैसे कि जब ताश की गड्डी को जब हम अलग ढंग से जब हम उसको सफल करते हैं तो उससे हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं। तो उसी प्रकार से रिकॉम्बिनेशन एक रैंडम प्रोसेस है, और उस रैंडम प्रोसेस में क्या होता है कि जो जीनों के हजारों प्रकार के कॉम्बिनेशन बनने की संभावना होती है। और इसी वजह से क्या होता है कि अगर कोई मतलब दूसरे कारक जैसे उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय विवर्तन नहीं हो, क्रोमोसोमल एब्रेशन नहीं हो, पॉइंट म्यूटेशन नहीं हो, इसके बावजूद इंडिविजुअल जो होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के वो अलग अलग होते हैं। एक माँ बाप की 5 संतानें होती, पांचों रंग रूप व्यवहार सब में देखने में अलग होती है, क्योंकि उनमें जो हर बार जब गैमेट का निर्माण होता है तो क्या होता है कि उसमें जीनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो एक चीज होती है वेरिएशन जो रिकॉम्बिनेशन से आती है। तो वेरिएशन या रिकॉम्बिनेशन, सबसे पहले कहानी क्या है कि न्यू जीनोटाइप्स फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जेनेसिस ऑफ सेवरल टाइप, मतलब नए जीनोटाइप्स का निर्माण हो जाता है, नए जीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। और उससे क्या होता है कि एक ही इंडिविजुअल में, जब मान लीजिए कि आपने जैसे एक प्योर लाइन
जो टॉल मटर के पौधे थे और प्योर लाइन ड्वार्फ मटर के पौधे थे। उसमें क्या हुआ था कि हमें फिनोटाइप तो टॉल मिला था पहले जनरेशन में, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि जो एलील्स थे वो चेंज हो गए थे, कि पहले कैपिटल टी था, अब वो स्मॉल टी हो गया। उसी तरह से फिर क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस, उसमें जो क्रोमोसोम्स की मिक्सिंग होती है, दो पेरेंट से क्रोमोसोम आते हैं ना, जैसे जायगोट का निर्माण जब होता है तो क्या होता है कि एक आधा जो क्रोमोसोम का सेट एक तरफ से आता है, आधा क्रोमोसोम का सेट एक तरफ से आता है। फिर जायगोट से जब इंडिविजुअल बनता है और उसको जब फिर संतानोत्पत्ति करनी पड़ती है, प्रजनन करना पड़ता है, तब उसमें म्यूटेशन की क्रिया, सॉरी, फिर उसमें रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। और उस दौरान उस व्यक्ति ने अपने माँ बाप से जो अलग अलग क्रोमोसोम्स के सेट प्राप्त किए हैं, उन क्रोमोसोम्स के जीनों के बीच एक ढंग से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, मिक्सिंग होती है, और उस वजह से कि नए जीन के कॉम्बिनेशन बनते हैं, नए एलील बनते हैं, इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये सारे आप जानते हो। उसके बाद जो दूसरा वेरिएशन आता है वो म्यूटेशन से होता है। म्यूटेशन जो होता है, आप जानते हो कि म्यूटेशन को आप दो प्रकार से विभाजित कर सकते हो। पॉइंट म्यूटेशन होता है जो जीनों में मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है, जिसमें कि कोई बेस पेयर चेंज हो सकता है, कोई बेस पेयर का डिलीशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन होता है। सारी की सारी चीजें आपने सेकंड ईयर में पढ़ रखी है। सेकंड ईयर में सेकंड पेपर में जब जेनेटिक्स आप पढ़ रहे थे तो आपने म्यूटेशन के बारे में पूरा पढ़ा है उसका। तो उन्हीं चीजों को रिवाइज करने की बात है, और उसको यहाँ मैं बहुत डिटेल में बताने भी नहीं जा रहा आपको। लेकिन आप जानते हो कि डिलीशन होता है, यानी कि वो चीज, डिलीशन मतलब ह्रास, डुप्लीकेशन वो दो कॉपी बन जाती है, इन्वर्सन वो जो क्रोमोसोम जो है वो टूटता है और उल्टा होके लग जाता है, ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम नंबर 1 का कोई जीन का सेगमेंट क्रोमोसोम नंबर 2 पे चला गया, या फिर पॉलीप्लॉइडी होती है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी मुझे नहीं आ रही, लेकिन ये सारा मैं आपको सेकेंड ईयर में बता चुका हूँ। सबसे पहली चीज होती है जैसे कहते हैं म्यूटेशन। तो अल्ट्रेशन इन द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए, जिससे कि इसका फिनोटिपिक इफेक्ट चेंज हो जाता है। जैसे आप देखिए कि एक हीमोग्लोबिन जब बनता है, तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो उनका क्या कहते हैं इसको, जो ग्लोबिन पार्ट होता है, जो पॉलीपेप्टाइड होता है, उसमें सिर्फ एक ग्लूटामिक एसिड को एक वैलिन रिप्लेस कर देता है, और ग्लूटामिक एसिड को वैलिन से रिप्लेस करने के लिए सिर्फ एक डीएनए के बेस पेयर में चेंज होना जरूरी आवश्यक है, काफी है। और उसकी वजह से क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें कि एक सिंगल डीएनए के बेस पेयर में बदलाव से जो उस जीन का जो प्रोडक्ट है, प्रोटीन है, वो बिल्कुल ही उसकी स्वरूप संरचना बदल जाती है, वो फंक्शनल से नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो म्यूटेशन जो है दैट कैन प्रोड्यूस ड्रास्टिक चेंजेस, कि म्यूटेशन की वजह से बड़े गंभीर परिवर्तन हो सकते हैं, और ये हार्मफुल हो सकते हैं, लीथल हो सकते हैं। ऐसे भी म्यूटेशन हो सकते हैं इसकी वजह से आदमी मतलब जानवर मर सकता है, या फिर ऐसा भी म्यूटेशन है जो इनसिग्निफिकेंट है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर वो ऐसा म्यूटेशन हो सकता है जो उसको कुछ नया कैरेक्टर प्रदान कर दे, जो उसको वातावरण में रहने के लिए अनुकूलन प्रदान करे। तो ये म्यूटेशन के म्यूटेट होने और बैक होने के चांसेस बराबर जैसे होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो जीन का जो वाइल्ड टाइप होता है उसमें कोई म्यूटेशन नहीं होता, उसको म्यूटेशन हो जाता है उसको म्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से वेरिएशन आता है। जैसे जीन म्यूटेशन, इनविजिबल चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द जीन, मेनी टाइम जीन म्यूटेशन डज नॉट प्रोड्यूस एनी। कई बार क्या होता है कि जो जीन म्यूटेशन होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, और वो इसलिए नहीं आता कि हमारे शरीर में बहुत बड़ा सेगमेंट उन डीएनए का है जो किसी प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को अंजाम नहीं देते, मतलब उनसे कोई प्रोटीन बनता नहीं है। ठीक है, तो उनमें जाहिर सी बात है कोई म्यूटेशन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये म्यूटेशन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसको देख लेना। लेकिन कई बार कुछ म्यूटेशन जो होते हैं वो काम कर जाते हैं। अब जैसे म्यूटेशन आप जानते हो कि एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। फ्रेम शिफ्ट मान लीजिए कि बीच से अगर डीएनए का एक बेस पेयर गायब हो गया,
तो क्या होगा, बीच का गायब हो गया तो अगला सेगमेंट इधर आएगा। अब आपको पता है कि जो जेनेटिक कोड रीड किया जाता है वो ट्रिपलेट कोड में रीड किया जाता है, मतलब 3 तो रीड करता है, वो था बीच से गायब हो गया। अब वो क्या करेगा कि पूरा का पूरा जो रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए AAG था और GGC था, अब एक AAG में से G आपने हटा दिया, अब AAG हो जाएगा। जो AAA के बजाय क्या होगा, जेनेटिक कोड AAG हो जाएगा। और सिर्फ एक ही चेंज नहीं करेगा, पूरा आगे वाला जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है, जो क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन की क्रिया है, उस दौरान जो प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन का पूरा जो है सारा का सारा जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस ही बदल जाएगा, पूरे के पूरे एमिनो एसिड चेंज होते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। और ये हमने आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया है, जब आप जेनेटिक्स कोड हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया भी है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एडेनिन की जगह गुआनिन आ गया, या साइटोसिन की जगह थायमिन आ गया, ठीक है। अब इसमें भी हमने देखा था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिशन होता है, एक ट्रांसवर्सन होता है। ट्रांजिशन जब एक प्यूरिन बेस पायरिमिडीन बेस से रिप्लेस होता है, या नहीं, प्यूरिन अगर प्यूरिन से रिप्लेस होता है, या पायरिमिडीन से रिप्लेस होता है तो ट्रांजिशन होगा। अदरवाइज अगर प्यूरिन पायरिमिडीन से होता है, या पायरिमिडीन प्यूरिन से होता है, तो उसको हम ट्रांसवर्सन कहते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट म्यूटेशन के उदाहरण हैं। तो जैसे जीन म्यूटेशन आप देखिए, एक तो होता है ग्रॉस म्यूटेशन, डिलीशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, या डिलीशन एडिशन दोनों क्रम में क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। और ये इस प्रकार का जो मॉलिक्यूलर म्यूटेशन होता है, इसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं ये जानते हो आप। उसी प्रकार से दूसरा होता है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेज, यानी कि क्रोमोसोम में एक तो होता है, 2 तरह के चेंज होते हैं। गुणसूत्रों में 2 प्रकार के चेंज होते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल चेंज होता है, तो स्ट्रक्चरल चेंज की हमने बात कर ली कि उसमें डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है। ये सारे के सारे आप पढ़ चुके हो, आपके लिए कोई नया नहीं है। दूसरा न्यूमेरिकल चेंज की क्रोमोसोम की गिनती बदल जाती है। अब आपको पता है कि जो चिंपैंजी है और मनुष्य है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, चिंपैंजी में 48 है। 2 गुणसूत्रों के फेर ने गड़बड़ कर दिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो न्यूमेरिकल चेंज होता है वो भी नई स्पीसीज के निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि वो वेरिएशन लाता है। अब इसमें आप जानते हो कि यूप्लॉइडी होती है। यूप्लॉइडी मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि मनुष्यों में क्या होता है, 23 जोड़ी क्रोमोसोम है, तो पूरा का पूरा एक हेप्लॉइड सेट नया आ जाए या खत्म हो जाए। जैसे डिप्लॉइड की बजाय वो ट्रिप्लॉइड हो जाए, टेट्राप्लॉइड हो जाए किसी में, जैसा होता भी है। प्लांट्स में तो ये बहुत कॉमन है, एनिमल में कॉमन इस प्रकार की क्रिया नहीं है। तो जो हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वही अगर 2 गुना 3 गुना हो जाए तो उसको हम यूप्लॉइडी कहेंगे। और एन्यूप्लॉइडी मतलब कि जो मान लीजिए 23 जोड़ी क्रोमोसोम है या 12 जोड़ी क्रोमोसोम है, उसमें 1 या 2 क्रोमोसोम बढ़ जाए या घट जाए, उसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो जैसे देखिए यूप्लॉइडी में क्या होता है कि ये तो मोनोप्लॉइडी या हेप्लॉइड हो जाए, डिप्लॉइडी तो नॉर्मल हो गया, पॉलीप्लॉइडी है, ट्रिप्लॉइड हो सकता है, टेट्राप्लॉइड हो सकता है, पेंटाप्लॉइड हो सकता है, हेक्साप्लॉइड हो सकता है। जो एन्यूप्लॉइडी हाइपोप्लॉइडी मतलब ये जैसे इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है ना। जैसे आपने देखा था कि एक टर्नर सिंड्रोम था। टर्नर सिंड्रोम क्या होता था, एक ही एक्स होता है, दूसरा एक्स वाई कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से डाउन सिंड्रोम है, 21 पर एक और, तो वो जो हो हाइपरप्लॉइडी हो गया। तो इसमें एक गुणसूत्र कम हो, जैसे 46 की जगह एक कम हो गया, 45 हो जाए। या नलीसोमी मतलब कि दोनों के दोनों गुणसूत्र गायब हो जाएं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 44 हो जाएगा। ट्राइसोमी 41 की जगह 47 हो गया या 48 हो गया, तो ये हाइपरप्लॉइडी हो गया। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं अपन। दूसरा रिकॉम्बिनेशन, जैसे देखिए रिकॉम्बिनेशन की क्रिया है कि 2 गुणसूत्र है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद जब अलग होंगे तो क्या होगा यहाँ पर, या आपने देखा कि जो गुणसूत्रों का जो में एक्सचेंज हो गया। ये गलती से स्लाइड आगे बढ़ गई, इसको मैं पीछे नहीं कर सकता,
लेकिन वो स्लाइड आप देख लेना। और आपको ये क्रॉसिंग ओवर आपके लिए नया नहीं है। इसके अलावा जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया है ना, यही कहलाती है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन की। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया से नए प्रकार के जीनों का कॉम्बिनेशन बनता है, जिसे हजारों जीनों का जो अलग अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है, इस वजह से वेरिएशन आता है। ये चांस अरेंजमेंट है, रैंडम अरेंजमेंट है। जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पास आते हैं, पास आने के बाद फिर क्या होता है, वो अलग होते हैं। पास आते हैं तो ठीक है, जब अलग होने के क्रम में क्या होता है कि एक गुणसूत्र का कुछ टुकड़ा दूसरे में चला जाता है, दूसरे का पहले में चला जाता है। तो ये जो एक्सचेंज होता है, ये जो विनिमय होता है गुणसूत्रों का, इससे रिकॉम्बिनेशन होता है। दूसरा, आपने हाइब्रिडाइजेशन देखा था कि कई बार क्या होता है कि कुछ अलग अलग प्रजातियों के इंडिविजुअल हाइब्रिड बनाते हैं। जैसे घोड़े और गधे का हाइब्रिड, ये हालांकि ये नॉर्मली हाइब्रिड ब्रेक डाउन हो जाता है, ऐसे हाइब्रिड सरवाइव करते नहीं, लेकिन कभी कभी सरवाइव कर भी जाते हैं। जैसे जो खच्चर है, अब अगर मान लीजिए गधा मेल है, हॉर्स फीमेल है, तो वो म्यूल होगा। और अगर गधा फीमेल है, हॉर्स मेल है, ठीक है, तो वो हिनी कहलाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो हाइब्रिड बनते हैं। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग हाइब्रिड मैं आपको बता दूं, एक रेफेनियो ब्रेसिका था, जिसे मूली और रेफेनस सेटिबस, जो पत्ता गोभी होती है ना, पत्ता गोभी और मूली, इनका एक हाइब्रिड बनाया गया था। करपेचेंको करके एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका एक हाइब्रिड बनाया था, रेफेनो ब्रेसिका कहा था, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये हाइब्रिडाइजेशन से भी जो वेरिएशन है कैरेक्टर में आता है। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन कहां से आते हैं? वेरिएशन आते हैं पॉइंट म्यूटेशन से। पॉइंट म्यूटेशन हमने आपको बताया, ये एडिशन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, मतलब वो विलोपन हो सकता है, उसमें एडिशन हो सकता है, जुड़ सकते हैं, या फिर प्रतिस्थापन हो सकता है, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब एडिशन या डिलीशन होगा तो क्या होगा, वो करेगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि अगर 3 के बेस पेयर में किसी का जेनेटिक कोड रीड किया जाता है और 3 का पूरा सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है, तो उसके हिसाब से एक जो एमिनो एसिड की श्रृंखला बनेगी वो अलग बनेगी। लेकिन बीच में आप गायब कर देंगे तो क्या होगा, आगे का पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा, ठीक है। जैसे ए था, जैसे अभी हमने आपको बताया भी, यू 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 ए जी 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 है, मान लीजिए। अब यू यू के बाद दूसरी यू गायब हो गया तो क्या, यू यू ए हो जाएगा, है ना, फिर ए जी हो जाएगा, फिर जी जी इसके बाद वाला, मतलब पूरा रीडिंग फ्रेम बदल गया, जिसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और ये आपने पढ़ा है। तो एक तो ये सारे पॉइंट म्यूटेशन के उदाहरण है। फिर होता है क्रोमोसोमल एबरेशन। इसमें क्रोमोसोमल में क्या होता है कि उसमें संरचनात्मक परिवर्तन हो सकते हैं या फिर संख्यात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन यहाँ भी होता है, विलोपन होता है, उसमें एडिशन हो सकता है कि कोई अलग से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके लग जाए, क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन होता है कि क्रोमोसोम, ये ट्रांसलोकेशन तो बड़ी गड़बड़ कर देता है कभी कभी। बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोम है, बर्किट लिम्फोमा है, या सीएम क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया है, ये सारी बीमारी होती है क्रोमोसोमल लोकेशन की वजह से, ये ट्रांसलोकेशन की वजह से। तो उसी प्रकार से इन्वर्जन है। इन्वर्जन मतलब ये उल्टा करके क्रोमोसोम बैठ जाता है। तो ये तो सारे संरचनात्मक परिवर्तन हुए। अभी जो संख्यात्मक परिवर्तन है, हमने एनुप्लाइडी यूप्लाइडी की बात की। इसके बाद जो क्या कहते हैं, मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, या जो रिकॉम्बिनेशन रिप्रोडक्शन के वजह से आता है, इसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन होता है, उससे वेरिएशन आते हैं। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ the variation that occurs among the individuals of the population। ये पॉपुलेशन में जितने भी जीव नजर आते हैं, उन जीवों के बीच जो वेरिएशन नजर आता है, उन सब के कारण यही है, म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से हमने आज वेरिएशन खत्म कर लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम
कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।